तो बच्चों, पिछले टर्म पे मैंने गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, इसको मैंने बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि गोलीय दर्पणों की पहचान कैसे करते हैं, स्पर्श करके कैसे करेंगे, प्रतिबिंब देख करके कैसे करेंगे। यद्यपि इसको आपको बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी इसको एक जगह मैं कलेक्ट करूँगा और इसके बाद से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी या गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। आपकी किताब में मैं देख रहा हूँ कि सीधे फार्मूला लिख दिया है कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, लेकिन हम लोग जब हाई स्कूल में पढ़ा करते थे तो इसका पूरा डेरिवेशन किया करते थे। और किसी दर्पण से वस्तु की दूरी u हो, किसी दर्पण से वस्तु की दूरी v हो, तो u v तथा f, मतलब दर्पण की फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है, इसका भी डेरिवेशन नहीं दिया, सीधे लिख दिया 1/u + 1/v = 1/f। तो इसका डेरिवेशन आपकी बुक में मैं देख नहीं रहा हूँ या हाई स्कूल की बुक में, यद्यपि हम लोग इसका डेरिवेशन किया करते हैं। तो मैं चूँकि यहाँ पर बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ और डीप फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसी फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आपके लिए आगे इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिशन्स या नेट के कॉम्पिटिशन्स या कोई भी कॉम्पिटिशन देने जाएं तो आपका फिजिक्स का बेस मजबूत रहे। तो मैं यहाँ पर मजबूत कर दे रहा हूँ या उसका डेरिवेशन भी दे देने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बड़े आसान होते हैं, इसके डेरिवेशन बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ी भारी चीज़ है। डेरिवेशन भी जाने, फार्मूला भी याद रहे तो 4 चांद लग जाएंगे आपके फिजिक्स में। तो फिजिक्स की डीप थ्योरी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और यह यदि यहाँ पे ये चीज़ पढ़े रहेंगे तो इंटर में भी, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में भी आपको काम आएगा। 10th का जो सिलेबस है फिजिक्स का वो सीधे इंटरमीडिएट के सेकेंड ईयर से, और 9th का जो सब्जेक्ट है वो इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर से कुछ मिलता जुलता रहता है। तो आप जब सेकेंड ईयर में जाएंगे, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं गोलीय दर्पणों की पहचान करना, गोलीय दर्पणों की नहीं, दर्पणों की पहचान। दर्पणों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स, कैसे हम मिरर को पहचानेंगे। तो इसमें पहला मेथड है स्पर्श करके, बाय टचिंग। स्पर्श करके, कैसे हम स्पर्श करके बता देंगे कि कौन समतल दर्पण है, कौन उत्तल दर्पण है और कौन अवतल दर्पण है। मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि कोई भी दर्पण यदि हम बनाते हैं, ये दर्पण है तो यह तल पॉलिश्ड तल होता है, यानी हमारी वस्तु इस तरफ नहीं रखी जाती है, क्योंकि ये वाला जो सरफेस होता है, पॉलिश वाला जो तल होता है, उसके दूसरी तरफ वाला जो सरफेस होता है, यही कहा जाता है परावर्तक तल। परावर्तक तल। तो स्पर्श करके हम कैसे बताएंगे कि कोई समतल दर्पण, कोई दर्पण समतल दर्पण है कि अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। यहाँ पर देखिए, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और यहाँ पर लिखिए उत्तल दर्पण। आप ये जानते हैं कि समतल दर्पण को इस तरह से बनाया जाता है, इसका परावर्तक तल ऊपर रखिए और इसका पॉलिश्ड तल या जो कलई किया गया तल है वह नीचे है। अवतल दर्पण में भी कलई किया हुआ तल नीचे कर दीजिए और उत्तल दर्पण में भी जो पॉलिश्ड तल है उसको नीचे रख दीजिए। तो होगा क्या,
कोई मिरर लीजिए, मिरर को अपने हाथ पे रखिए, हाथ पे रखने के बाद मिरर को अपने हाथ, मिरर लीजिए और मिरर को अपने हाथ पे रखिए। हाथ पर रखने के बाद उस पर अंगुली चलाएं। ऐसे अंगुली चलाएं यदि वह बिल्कुल प्लेन हो, और यदि वो बिल्कुल प्लेन आपको लगे, इसका मतलब ये रहेगा कि वह दर्पण समतल दर्पण है। क्या किया, सबसे पहले हम समतल किसी दर्पण को लिया और रखे अपने हाथ पे, और इस दर्पण को इस प्रकार रखते हैं कि उसका परावर्तक तल ऊपर हो। परावर्तक तल मतलब इसका ये वाला ऊपर वाला, जिधर से हम अपना चेहरा देखते हैं उसको परावर्तक तल कहते हैं। तो परावर्तक तल ऊपर रख करके उस पर उंगली फिराते हैं। ऐसे उंगली फिराने पर यदि वह पूरा समतल लगे, तो समतल लगने पर जब वो समतल लगेगा तो आपको पता चलेगा, कहेंगे कि वह समतल दर्पण है। लेकिन कभी कभी कुछ दर्पण ऐसे भी होते हैं जो इतने कम जिनमें ढाल होता है, जिसको कि हम उंगली फिरा करके भी बता नहीं सकते कि वो समतल है कि अवतल है या उत्तल है। उसके लिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल ये स्पर्श करके बताना है, तो मैंने स्पर्श करके बताया कि ये समतल दर्पण है। बिल्कुल सीधा आपको लगे तो आप कह सकते हैं। अवतल दर्पण में क्या, परावर्तक तो किसी भी दर्पण को, उस दर्पण को जो है आप परावर्तक तल को नीचे रखिए, सॉरी उसके पॉलिश्ड तल को नीचे रखिए और उस पर उंगली घुमाइए। उस दर्पण पर उंगली घुमाने पर यहाँ देखिए, यदि आपकी ये उंगली नीचे की तरफ जाती हुई प्रतीत हो, या यदि वहाँ पे गड्ढा प्रतीत हो, तब तो वह दर्पण अवतल दर्पण होगा। या पॉलिश्ड सरफेस नीचे करके रखने पर आप उस पर उंगली फिराएं तो आपको कुछ उभरा हुआ भाग प्रतीत हो, तो यह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। लेकिन बात ऐसे नहीं बनेगी जब रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत अधिक हो, यानी कहने का मतलब है कि खूब बड़ा सा दर्पण हो, इसका छोटा सा पार्ट काट दिया जाए तो इसको देख करके, यानी इतने पोर्शन को देख करके कोई नहीं बता पाएगा कि ये कौन सा दर्पण है। इसके लिए क्या करते हैं, तो दर्पण पर एक कोई स्केल ले लेते हैं, सीधी स्केल लेते हैं। सीधी स्केल को उस दर्पण के परावर्तक तल पे रखते हैं। यदि यह स्केल या छड़, इसको छड़ भी कह लीजिए, छड़ लिया, सीधे छड़ को लिया और दर्पण के ऊपर रख दिया, यदि यह स्केल या छड़ दर्पण पर पूरा चिपक जाती है, उस दिशा में वह दर्पण समतल दर्पण होगा। यदि इस छड़ के नीचे कोई गड्ढा सा बन गया हो, कोई गड्ढा बन गया हो, या निचला वाला पोर्शन स्पर्श न कर रहा हो, बीच में किनारे किनारे स्पर्श कर रहा हो, बीच वाला भाग दर्पण से स्पर्श न कर रहा हो, इसको ऐसे रखेंगे तो बीच वाला भाग स्पर्श नहीं करेगा, तो यह दर्पण जो है अवतल दर्पण होगा। यदि दर्पण पर इस छड़ को रखने के बाद किनारे वाले सिरे स्पर्श न करें, बीच वाला सिरा स्पर्श किया जा करे, तो उस दिशा में वह दर्पण जो है उत्तल दर्पण होगा। आशा करता हूँ कि इसको हमको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये आप समझ गए हैं, ये इसको लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पहला मेथड था स्पर्श करके। दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ, सेकेंड मेथड, प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब देखकर मैं बता दूं कि यदि समतल दर्पण को रख करके उसको आगे ले, सॉरी कोई दर्पण ये अपने सामने लीजिए, उसको आगे पीछे कीजिए, तो निम्न स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति क्या होगी, पहली स्थिति हो सकती है कि प्रतिबिंब के आकार में, प्रतिबिंब सीधा बने एवं वस्तु के बराबर बने। प्रतिबिंब सीधा बने एवं वस्तु के बराबर बने, तथा
दर्पण को आगे पीछे करने पर, दर्पण को आगे पीछे करने पर उसके मतलब प्रतिबिंब के, उसके आकार में कोई परिवर्तन न हो। पहली केस ये हो सकती है। दूसरी केस क्या हो सकती है? दूसरी केस क्या हो सकती है कि जब दर्पण वस्तु के नज़दीक हो तब वस्तु का सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब बने एवं दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी बढ़ाने पर, दर्पण से वस्तु की दूरी बढ़ाने पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं छोटा बने। केवल उल्टा भी बने, छोटा बने न बने कोई बहुत हार्ड फास्ट कंडीशन नहीं है। वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बने, एक तो ये हो सकता है। और तीसरी केस क्या हो सकती है? जब दर्पण को ला करके आगे पीछे करेंगे तो जब वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं वस्तु से छोटा बने, जब वस्तु का प्रतिबिंब सदैव छोटा करने का मतलब वस्तु से छोटा एवं सीधा बने, छोटा एवं सीधा बने, ये तीन स्थितियां हो सकती हैं। तो पहली स्थिति में जब दर्पण को आगे पीछे करने पर, यहाँ पर लिखा रहता है जब दर्पण को आगे पीछे करने पर, ये यहाँ पर भी लिख सकते हैं जब दर्पण को आगे पीछे करने पर, यहाँ पर भी लिख सकते हैं दर्पण को आगे पीछे करने पर। किससे? वस्तु से आगे पीछे करने पर। दर्पण से वस्तु की दूरी बढ़ाने या घटाने पर क्या होगा? प्रतिबिंब सीधा बने एवं वस्तु के बराबर बने तथा दर्पण को आगे पीछे करने पर उसके आकार में कोई परिवर्तन न हो। तो ये जो दर्पण होगा वह दर्पण कहलाएगा समतल दर्पण। समतल दर्पण, इसका चिन्ह आप जानते ही हैं, कुछ इस तरह से बनाया जाता है। या जब वस्तु नज़दीक हो तो सीधा, आपको बताया गया है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु नज़दीक होती है तो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दूर हो जाने पर वस्तु जो है उल्टा, वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनने लगता है, छोटा बनने लगता है। और ज़्यादा दूरी बनाएंगे तो हो सकता है बड़ा बनने लगे, हो सकता है क्या बड़ा बनने भी लगेगा। तो जब यह केस हो तो इस दशा में जो दर्पण होगा वह अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण को किस तरह बनाते हैं? कुछ इस तरह से बनाते हैं, बाहर वाला सरफेस को कर दिया जाता है, गड्ढे वाले पोर्शन जो है परावर्तक। और जब वस्तु का प्रतिबिंब सदैव छोटा एवं सीधा बने तो केवल एक ही अब दर्पण बचता है, उसको आप लोग परिचित हैं उससे, उसका नाम है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किस प्रकार का होता है? कुछ इस प्रकार का होता है। इसका परावर्तक तल इधर और ये। तो इस प्रकार प्रतिबिंब देख करके भी आप
दर्पण को पहचानना सीख गए। अब आइए हम अगली हेडिंग पर चलते हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा उसकी फोकस दूरी में संबंध। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा उसकी फोकस दूरी में संबंध। हमको इसको भी इरेज करना चाहिए। गोलीय दर्पण की उसकी फोकस दूरी में संबंध, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर radius of curvature relation between radius of curvature and focal length of a spherical mirror। आप स्फेरिकल मिरर लिख सकते हैं। MIRROR मिरर। क्या रिलेशन होता है ऑफ अ स्फेरिकल मिरर या ऑफ स्फेरिकल मिरर? कैसे? आप जानते हैं कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो आइए पहले अवतल दर्पण, फार्मूला दोनों के लिए एक ही आता है, दोनों के लिए डेरिवेशन। जब आराम से मैं पढ़ा ही रहा हूँ फिजिक्स तो खूब आराम से डीप फिजिक्स पढ़िए। पहला हम डिराइव करते हैं अवतल दर्पण के लिए, फॉर कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण के तो अवतल दर्पण के लिए हम आपको बताने चल रहे हैं। चलिए, ये मान लीजिए कहाँ, ये कोई अवतल दर्पण है, यह इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर काटता है यही पॉइंट P कहलाता है। और यहाँ पर क्या है कि कोई एक किरण, कोई एक प्रकाश की किरण समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। और आप जानते हैं कि समांतर आ रही किरण यहाँ से परावर्तन के पश्चात जो है फोकस से होकर के जाती है। तो दिस इज़ फोकल पॉइंट, दिस इज़ फोकल पॉइंट F, फोकस बिंदु। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं C वक्रता केंद्र है। और मिरर को हम लिखते हैं M1 M2। माना कि जो है ये देखिए,
यह ए बी आपतित किरण है और यहाँ बी सी यहाँ पे है, तो यहाँ पे मान लीजिए डी बी डी जो है ये परावर्तित किरण है। क्या करते हैं हम, अविलंब बनाते हैं। यह आपतित किरण या परावर्तित किरण अविलंब बनाने के लिए मैंने पहले आपको बताया है कि वक्रता केंद्र से इस बिंदु बी को मिला देते हैं। तो आइए हम मिलाते हैं, ये इसको चाहें तो हम डॉटेड लाइन से भी मिला सकते हैं या ऐसे, ये देखिए ये। तो यह वाला कोण ये अविलंब हो गया, बी सी जो है अविलंब हो गया। बता दिया हूँ मैं आपको बहुत पहले ही। वक्रता केंद्र से इस गोले पर या गोली दर्पण पर कोई भी रेखा खींची जाएगी तो वह रेखा जो है अविलंब होगी। यह अविलंब से आपतित किरण जो कोण बनाती है यही कोण आपतन कोण कहलाता है एंड इट इज़ इक्वल टू आई। और ये कोण जो है अविलंब से जो परावर्तित किरण कोण बनाती है ये कहलाता है परावर्तन कोण एंड इट इज़ इक्वल टू आर। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों यह जो है आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है और यह रेखा, ये वाली जो रेखा है या जो अविलंब वाली रेखा यह तिर्यक रेखा है, काटती है इन दोनों रेखाओं, दो समांतर रेखाओं को। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या परिणाम होते हैं, तीन परिणाम होते हैं, जिसमें एक बताया जाता है कि संगत कोण बराबर होता है और एक आंतर कोण बराबर होता है तथा एक ही तरफ के बने दो अंतर कोणों का योग दो समकोण होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह कोण आई है तो यह कोण भी कितना हो जाएगा, यह कोण भी आई हो जाएगा। और आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ से यह दूरी बिंदु P से और बिंदु F तक की दूरी जो है ये दूरी कहलाती है स्मॉल f, फोकल लेंथ। और बिंदु C से और बिंदु P तक की दूरी कहलाती है कैपिटल R या रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या। तो आइए इसकी डेरिवेशन करने से पहले इसके कुछ बिंदुओं के बारे में हम आपको यहाँ पर लिखें। यहाँ पर AB क्या है, AB आपतित किरण है, AB आपतित किरण, आपतित किरण। BD या तो एरो है, BD जो है BD कह लीजिए या BF कह लीजिए, ये है परावर्तित किरण। BC जो है अविलंब है, BC अभिलंब है। और पॉइंट F को बोला जाता है फोकस बिंदु। ये CP जो है मुख्य अक्ष है, CP मुख्य अक्ष। अब बिंदु C क्या है, इसको बोला जाता है वक्रता केंद्र। किसका वक्रता केंद्र, इस दर्पण का वक्रता केंद्र। और बिंदु P क्या है, दर्पण का ध्रुव। ये दर्पण का ध्रुव। तो कैसे हम डेरिवेशन करेंगे कि इस स्मॉल f और कैपिटल R में संबंध कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए कि यदि हम यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो यह पॉइंट B यहाँ पर चला आएगा। और एक कॉन्सेप्ट और समझिए, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो, कहा जाता है दर्पण का द्वारक छोटा। द्वारक छोटा का मतलब दर्पण कुछ इतना ही बड़ा होता है और ये जो किरणें जाती हैं, तो हम तो बनाए इतना बड़ा ना, ये इतना छोटा होगा। ये जब छोटा होगा तो ये जो बिंदु B माने हैं यहाँ पर न होकर के बिंदु P के बहुत करीब होगा। तो
जब बिंदु P से यहाँ पे लंब डाला जाएगा तो लंब डालने को यहाँ पर इस पॉइंट को आप कैपिटल M मान सकते हैं, कैपिटल M यहाँ से जो, तो ये जब ये पॉइंट B यहाँ पर होगा तो किरण ऐसे आएगी और वहाँ से जब लंब डालेंगे तो यह M और बिंदु P दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो जाएंगे, इसलिए उस दशा में FP और FM में कोई अंतर नहीं रहेगा, थोड़ा सा अंतर रहेगा, लेकिन दैट में बी टेकन एज FM इज इक्वल टू FP। ये दोनों दूरियां लगभग बराबर ले ली जाती हैं, इसमें एक चीज़ है। तो कैसे हम इसको डिराइव करते हैं? डेरिवेशन के लिए आइए हम देखते हैं चित्रानुसार या चित्र से आपतन कोण परावर्तन के नियम से, चित्र से लिखिए या चित्र से परावर्तन के नियम से कोण ABC बराबर कोण CBF या CBD कुछ भी कर सकते हैं, बराबर कोण CBF। क्यों ये बराबर हो गया? यहाँ पर लिख देंगे आपतन कोण बराबर, या ऊपर लिखे ही हैं परावर्तन के नियम से, यहाँ पर हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण से। ये नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा। अब यह इक्वेशन नंबर इसको 1 हम डालेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ मैं क्या लिखा था, कामा दिया था, हो गया। आइए अब क्या करते हैं, देखते हैं। AB किसके समानांतर है? मुख्य अक्ष के समांतर है। चूँकि AB समांतर CP तथा CB त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा या अविलंब है कह लीजिए, जो इन दोनों को काटती है, जो इन दोनों को काटती है। अतः कोण ABC बराबर कोण BCF बराबर कोण BCF। यह इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2। ये दूसरा समीकरण बना। यहाँ पर कोण ABC CBF के बराबर है, यहाँ पर कोण ABC BCF के बराबर है। अब समीकरण 1 तथा 2 से, या इसके ABC इसके बराबर है, ABC इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो जब ये दोनों आपस में बराबर होंगी तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? एंगल CBF इज इक्वल टू एंगल BCF, एंगल BCF। अब देखिए CBF यानी यह एंगल BCF इस एंगल के बराबर है। तो आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं, तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अर्थात इस कोण के सामने की भुजा A और इस कोण के सामने की भुजा A, ये भुजा BF और भुजा CF बराबर होंगी। तो अतः CBF
तो इसके कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी CF। अतः CF इज इक्वल टू BF। आगे क्या लिख दिया जाएगा, त्रिभुज में बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। त्रिभुज में या किसी त्रिभुज में बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये इससे हुआ है, इसलिए CF इज इक्वल टू BF। अब यदि दर्पण का इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड मानेंगे। अब यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो तब बिंदु B बिंदु P के बहुत करीब होगा। बिंदु B कामा बिंदु P के बहुत नज़दीक होगा। उस दशा में ये बिंदु यहाँ पर आ जाए तो ये BF है ना, BF इज इक्वल टू PF। ये पॉइंट B यहाँ पे आ जाएगा तो BF इज इक्वल टू PF, क्योंकि तब दोनों एक दूसरे के लगभग बराबर हो जाएंगे। उस दशा में BF इज नियरली इक्वल टू PF। BF इज नियरली इक्वल टू PF। समीकरण नंबर 4। यह मान समीकरण 3 में रखने पर यह मान समीकरण 3 में रखने पर, जो समीकरण 3 में रखेंगे तो इधर तो रखिए CF इज इक्वल टू BF के जगह पर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा PF। CF इज इक्वल टू PF। आप देख रहे हैं कि ये दूरी बराबर हो गई, अर्थात यह पूरी दूरी इसके दोगुनी है। इसी को लिखना है तो कैसे लिखते हैं, इसमें PF 2 बार जोड़ दीजिए, इज इक्वल टू PF प्लस PF इधर भी जोड़िए और CF प्लस PF इसको जोड़िए। ये देखिए CF प्लस PF जब इसको जोड़ेंगे, CF प्लस, हमने क्या किया, दोनों पक्षों में PF जोड़ा है, PF इधर भी जोड़ दिया, PF इधर भी जोड़ दिया है, तो इधर ये हो गया 2PF और यहाँ पर CF प्लस PF, CF प्लस PF, और जब ये दोनों दूरी जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगी CP। तो आशा है कि ये समझ रहे होंगे, ये हो गया CP। और नाउ CP इज इक्वल टू कितना है, C से P तक के बीच की दूरी कितनी है, ये देखिए वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, ये CP इज इक्वल टू R है, कैपिटल R है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2P और F। आप जानते हैं कि दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी F होती है, तो यहाँ पर स्मॉल f या F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/2। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है, इसके बाद से हम इसको लिख रहे हैं कि फोकस दूरी बराबर, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसके बाद से मैं लिख रहा हूँ यहाँ फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। ये फार्मूला यही हो गया, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, यह आपका फार्मूला हो गया। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की लगभग आधी होती है। अवतल
अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये रहा अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। आइए अब हम दिखाते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। वो भी बहुत आसान है।